नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो हमारा रहेगा भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास में जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कुषाण वंश। कुषाण राजवंश से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथियों, कुषाण राजवंश से भारत के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़े, भारत में क्या परिवर्तन हुए कुषाण वंश के शासनकाल में, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में, उन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास की क्लास की कुषाण वंश। देखिए, सबसे पहले कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा गया है कुषाण वंश का संस्थापक। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुषाण पश्चिमी चीन से आए थे जो यूची कबीले की एक शाखा थी। ये मूलतः भारत के निवासी नहीं थे। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर भारत का मैप। ये जो देश पड़ता है ये देश है चीन, और चीन की अगर दिशा की बात की जाए तो ये हिस्सा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये हिस्सा है चीन का पश्चिमी क्षेत्र। तो इन्होंने बताया है कि यूची कबीले की एक शाखा थी और ये पश्चिमी चीन से भारत के अंदर आए थे। तो ये जो हिस्सा भारत की इस दिशा में, ये जो हिस्सा है ये चीन का पश्चिमी भाग है। चीन के पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति थी, यूची कबीले की एक शाखा थी कुषाण। तो वो कुषाण इस प्रकार से भारत के अंदर प्रवेश करते हैं। भारत के अंदर जो वर्तमान में भारत का क्षेत्र पड़ता है अफगानिस्तान, उसके अंदर ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कुषाण कहां से भारत के अंदर आए थे? तो ये पश्चिमी चीन क्षेत्र से भारत के अंदर आए थे, जो यूची कबीले की एक शाखा थी। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क हुआ जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कुषाण वंश का सबसे महान राजा अगर पूछा जाता है तो उसमें एक ही नाम प्रमुखतः लिया जाता है, उसका नाम है कनिष्क। सबसे महान शासक कनिष्क। कनिष्क शासक कब बना, कनिष्क गद्दी पर कब बैठा? तो ये 78 ईस्वी में शासक बनता है, गद्दी पर बैठता है। रेलवे डी ग्रुप के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क राजा कब बना, तो 78 ईस्वी में, या प्रथम शताब्दी भी कई बार बोला जाता है। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर थी जो वर्तमान में पेशावर का क्षेत्र है। कई बार कई राजवंशों की या कई राजा विशेष की राजधानी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो कुषाण शासकों की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, और वर्तमान में ये पुरुषपुर क्षेत्र कहां पड़ता है? तो ये पेशावर का क्षेत्र वर्तमान में है। पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान देश के अंदर पड़ता है, पाकिस्तान में पेशावर। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी जो भारत के अंदर है। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की जिसे भारतीय कैलेंडर में प्रयोग किया जाता है। हजारों साल पहले कनिष्क द्वारा शक संवत चलाया गया था, लेकिन इसे वर्तमान में भी प्रयोग किया जाता है भारतीय कैलेंडर के अंदर। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म की 4 महासभाएं हुई हैं, 4 संगीतियां हुई हैं, जिनमें से चौथी बौद्ध संगीति, सबसे अंतिम बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता 2 लोगों ने की थी, अशोक घोष और वसुमित्र ने। और कहां पे हुई थी? ये कुंडल वन कश्मीर के अंदर हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। इससे पहले 3 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसके अंदर एक एक अध्यक्ष रहा था, लेकिन चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया कुंडल वन कश्मीर में। इसमें 2 अध्यक्षों ने इसकी अध्यक्षता की थी, अशोक घोष और वसुमित्र ने। इस बौद्ध संगीति में 2 अध्यक्ष थे, तो इसका मतलब इसके 2 भाग हो गए थे। तो किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, उसका नाम था हीनयान। नंबर 1 हीनयान, नंबर 2 महायान।
हीनयान और महायान दो भागों में चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म बढ़ चुका था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास कनिष्क के काल में हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो ये कनिष्क के काल में हुआ। मथुरा शैली मूर्ति कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो ये मथुरा शैली एक प्रकार की मूर्ति कला है, मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है, मूर्ति बनाने की एक कला है मथुरा शैली। इसका विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, गांधार शैली या इंडो ग्रीक शैली, इसका विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ। महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण कार्य कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर के अंदर बन भी चुका है। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो ये भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां कनिष्क ने बनवाई। इसका एक अर्थ यह है कि इस दृष्टि से बौद्ध धर्म का प्रचार कनिष्क ने सर्वाधिक किया है, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक अशोक के शासनकाल में हुआ। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों के विकास की बात होती है, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का विकास, मूर्तियों का प्रचार प्रसार सर्वाधिक कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कनिष्क ने कश्मीर में श्रीनगर के पास कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। कनिष्क ने श्रीनगर के पास, जम्मू कश्मीर में क्षेत्र पड़ता है, वहां पे कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। कनिष्क का राज कवि अशोक घोष था। क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है? देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। एक पुस्तक है जिसका नाम बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र पुस्तक की रचना अशोक घोष ने की और इसी पुस्तक को, बुद्ध चरित्र पुस्तक को ही बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र पुस्तक की रचना किसने की? अशोक घोष ने। कनिष्क का राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की। वसुमित्र, नागार्जुन, महाचेत, पार्श्व और संगरक्ष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये कुछ प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जो उसके दरबार में रहते थे। वसुमित्र, नागार्जुन, महाचेत, पार्श्व और संगरक्ष कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। माध्यमिक सूत्र पुस्तक की रचना नागार्जुन ने की। क्वेश्चन नंबर 1, माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? माध्यमिक सूत्र पुस्तक किसकी रचना है? तो इस पुस्तक की रचना नागार्जुन ने की। इसी पुस्तक में एक चीज का और वर्णन है, सापेक्षता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सापेक्षा का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो सापेक्षा का सिद्धांत दिया नागार्जुन ने, जो कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। 78 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठे और 102 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 78 ईस्वी से लेके 102 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा अशोक भी इनको कहा जाता है। अब द्वितीय अशोक कनिष्क को क्यों कहा जाता है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया है। क्योंकि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कनिष्क के शासनकाल में भी हुआ है। हालांकि कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति कला की दृष्टि से बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार होने के कारण कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के अलावा एक व्यक्ति और है जिसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को भी कई कई स्थानों पे द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है। कनिष्क का उत्तराधिकारी वाशिष्ठ हुआ। कनिष्क की मृत्यु हो जाती है 102 ईसा पूर्व में। उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी बनता है, जो शासक बनता है, उसका नाम था वाशिष्ठ। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के
कुषाण शासकों ने चलाए। सोने के सिक्कों से संबंधित भारतीय इतिहास में 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से लगभग एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सोने के सिक्कों से संबंधित 3 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं साथियों, वो देखें। सोने के सिक्के हैं तो तीनों सोने के सिक्के, लेकिन इनमें फर्क क्या है। सोने के सिक्के नंबर 1, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए। नंबर 2, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए। वह सोने के शुद्ध सिक्के सर्वाधिक किसने चलाए। सोने के सिक्कों से संबंधित ये 3 क्वेश्चन भारतीय इतिहास में बनते हैं। नंबर 1, सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए किसने, तो ये चलाए थे हिंदी यूनानियों ने। हिंदी यूनानियों ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में हिंद यूनानियों ने चलाए। नंबर 2 बात, सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने चलाए। सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने चलाए, ये क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, वो चलाए गुप्त शासकों ने। नंबर 3 क्वेश्चन, सोने के शुद्ध सिक्के सर्वाधिक किसने चलाए, ये क्वालिटी के हिसाब से हैं, क्वालिटी के आधार पे शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने चलाए, ये चलाए थे कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। तो साथियों, भारतीय इतिहास के अंदर सोने के सिक्कों से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए, हिंद यूनानियों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, गुप्त शासकों ने। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए, कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन देखें, रेशम बनाने की खोज चीन में हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि रेशम बनाने की विधि सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई, तो ये चीन में शुरू हुई। रेशम मार्ग पर कुषाण शासकों का नियंत्रण सर्वाधिक था। कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। कुषाणों को यह उपाधि चीनियों से मिली। कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे और देवपुत्र की यह उपाधि उनको चीनियों से मिली। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अब कुषाण वंश की समाप्ति हो जाती है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कनिष्क का अभिलेख रबा तक अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, जिसकी लिपि है यूनानी और उसकी भाषा है बाख्तरी भाषा। कनिष्क का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, कनिष्क से संबंधित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख मिला है रबातक नामक जगह। अफगानिस्तान देश से रबातक नामक स्थान से कनिष्क का शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो यूनानी लिपि में लिखा गया है और बाख्तरी भाषा में लिखा गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने किए कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चन। कुषाण वंश और खास करके कनिष्क से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सभी आज के वीडियो में हमने किए हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।